All right, hi everyone. Good afternoon. Sorry, good evening हो गया यार. पता नहीं पड़ा. टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है. हाँ. क्या कह रहे हो आशुतोष? नोडल सरफेस ऑफ 3D x square minus y square is at 45 degree with both an x and the y axis. हाँ हाँ. प्लेन है ना, प्रॉपर प्लेन है. नोडल सरफेस है, नोडल प्लेन है वो. ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक अ लाइन और समथिंग. इट्स अ प्लेन. ठीक है. ऑल राइट. नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोड्स का डिस्कशन किया था. राइट, वी हैड लर्न कपल ऑफ रिजल्ट्स अबाउट नोड्स. क्या क्या रिजल्ट्स थे वो आप लोगों को याद है? वी हैड learned about what are the types of nodes, then how many nodes are there per orbital, and then उसके visualization के ऊपर भी हमने काफी टाइम स्पेंड किया था. राइट, सो as a concept, as a result, what node means and what kind of understanding we need to have about them, I think वो आपको अच्छे से डेवलप हो गई है. Now अब जो थोड़ा सा आगे का पोर्शन बचा हुआ है चैप्टर का, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको कवर करने के लिए आई नीड सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ठीक है. तो अभी तक जब मैंने आपके साथ में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिस्कस किया था, तो आप सोच रहे होगे, थोड़ा सा वियर्ड आपको लग रहा होगा कि सर ये हेडिंग तो मतलब आई थिंक कुछ लेक्चर्स पहले रहनी चाहिए थी, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्योंकि आपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के इतने सारे रिजल्ट्स पढ़ा दिए हैं हमें ऑलरेडी. सो वेल, द रीजन व्हाई आई वेंट इन दैट मैनर और दैट अप्रोच वाज कि आप लोगों को पहले रिजल्ट्स अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का बैकग्राउंड इज अ वेरी मैथमेटिक्स ड्रिवन बैकग्राउंड, और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर स्टूडेंट्स टू गेट और स्टार्ट, और फिर वो रिजल्ट्स पे फोकस नहीं कर पाते. तो इसलिए मैंने पहले आपको रिजल्ट्स के बारे में बता दिया. रिजल्ट्स अपने को ध्यान रखने हैं. अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की कुछ और डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट उसमें ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड, एक थोड़ा सा सुपरफिशियल फ्लो ऑफ हाउ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बिल्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ. नाउ बिफोर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, आपको आइडिया है बोर्स मॉडल हमने को ने पढ़ा था. बोर्स मॉडल was based upon particle nature of electron. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को उसमें पार्टिकल माना था और उस मॉडल को स्टडी किया गया था. However, after de Broglie's hypothesis, ठीक है, de Broglie's hypothesis came and वहां से डुअल नेचर ऑफ मैटर स्टार्ट हुआ. ठीक है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डुअल नेचर ऑफ थिंग्स एट अ स्मॉल स्केल बिकेम सिग्निफिकेंट, एंड उसके बाद में देन दिस नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम स्टार्टेड टू कम इन. ठीक है, अभी जो नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम है, इसके बारे में आप समझना. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज अ वेव. नाउ आपको इसका 2D अंडरस्टैंडिंग या 2D विजुअलाइजेशन मैंने आपको बताया था, समझाया था, जब हम डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस डिस्कस कर रहे थे. राइट, यू रिमेंबर हमने इस तरीके से डिस्कस किया था दैट एक स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव को विजुलाइज करना है तो व्हाट विल बी द सिंपल वे. हमने देखा था कि एक रबर बैंड को आप दोनों एंड से टाई कर दो. ठीक है, दोनों एंड से बांध दो, और फिर उस रबर बैंड को आप प्लग करोगे. राइट, तो आपके सामने एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाएगा. ठीक है, एंड ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही एक पॉसिबल स्टैंडिंग वेव है. like there are many other possibilities of such standing waves. right, कोई स्टैंडिंग वेव इस तरीके से भी हो सकता है जनरेट हो जाए.
राइट। हो सकता है कि इस तरीके से जनरेट हो, एक वेव, दो वेव और फिर तीन वेव, राइट। एंड मैंने इसको आपको फिर सर्कुलर फॉर्म में भी बताया था, लाइक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस चीज को लाइक गोल घुमा के रैप कर दो तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस ओनली। एक वेव, दो वेव, तीन वेव, मतलब थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा। एक वेव, दो वेव, तीन वेव, थोड़ा सा और मेहनत लगेगी। इस तरीके से याद आ रहा है? ये विजुअलाइजेशंस बताए थे आपको, कैसा था? दिस एंटायर थिंग वाज द इलेक्ट्रॉन वेव। हाउएवर ये मैंने आपको 2D में बताए थे, ठीक है? उस टाइम पे आई डिड नॉट वांट टू गेट इनटू 3D, बट यस, इफ यू लुक एट द प्रॉपर स्टेटमेंट, सो जो प्रॉपर स्टेटमेंट है वो आपके सामने लिखा हुआ है, कंसिडर इलेक्ट्रॉन टू बिहेव लाइक अ 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव बाउंड अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मैं 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव के विजुअलाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, लेट मी हेल्प यू विद दैट विजुअलाइजेशन। ठीक है, जस्ट नोटिस करना किस तरीके का विजुअलाइजेशन है। ठीक है, सो ये ऑब्जर्व करो, राइट। सो आपको एक विजुअलाइजेशन आ रहा है, मतलब 3D विजुअलाइजेशन समझ में आ रहा है। एक 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, जस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है, और भी पॉसिबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, ये भी एक पॉसिबल 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव है कि नहीं? और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, न्यूक्लियस एकदम सेंटर पे है, लाइक न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ओनली, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू विजुअलाइज द वेव। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव विजुअलाइज करा रहा हूँ। आई एम नॉट राइट नाउ सेइंग दैट दिस इज द एटम, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, जस्ट हेल्पिंग यू विजुअलाइज। ठीक है, और भी पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, a 3 dimensional standing or a stationary wave। ठीक है, इट इज बाउंड विद इन अ रीजन, इस रीजन के अंदर है। सी दिस इंटायर मेम्ब्रेन, मतलब ये जो पूरा इंटायर ऑरेंज थिंग है, दैट इज व्हाट इज अ वेव, राइट। ये विजुअलाइजेशन समझ में आ रहा है, राइट। सो ये क्या था? ये स्टेटमेंट का विजुअलाइजेशन है जो मैंने आपको बताया कि कंसिडर इलेक्ट्रॉन टू बिहेव लाइक अ 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग और अ स्टेशनरी वेव बाउंड अराउंड द न्यूक्लियस। तो एक 3D स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव दिखता क्या है, कैसा होता है, वो मैंने आपको बताया, समझाया। ठीक है, अब शुरू होता है इसका मैथमेटिक्स। तो जब भी कोई वेव लिखा जाता है, समझा जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये सिंपल वेव फॉर्म है आपके सामने। ठीक है, ऐसा कुछ सिंपल वेव फॉर्म है। अब इस वेव फॉर्म को अगर मुझे मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है, वेव फॉर्म, ठीक है, यू कैन से अ वेव और वेव फॉर्म इज मैथमेटिकली डिस्क्राइब्ड यूजिंग एन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस इक्वेशन को कहते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन या वेव इक्वेशन कहते हैं इसको। जैसे यहां पर मान लो ये सिंपल एक वेव है, इसका मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू
ठीक है, यहाँ पर आपको अगर मैं एकदम सिंप्लीफाइड लाइक फॉर्म लिखूं आपके सामने, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स जैसा कुछ फंक्शन जो है इस वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मैं अगर x की वैल्यू कुछ डालूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो ये साइन फंक्शन से आती होगी। मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस फंक्शन, इसके अंदर थोड़ी और डिटेल्स होंगी लाइक एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वो सब कैप्चर हो रहा होगा। ठीक है, बट ऐसा ही कुछ दिखेगा। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द एंटायर डिटेल ऑफ इट, बट आपको एक समझ में आ रहा है कि वेव फंक्शन किसे कहते हैं। अब इसमें कैसा होता है, यहाँ पर अभी तो मैंने कैसा लिख दिया, ये जो वेव है स्टेशनरी थोड़ी ना है, ये ऐसे ऑसिलेट करती रहती है ना ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये टाइम के साथ में वेव फॉर्म चेंज होता रहता है, तो इसमें टाइम का भी वेरिएबल आता है। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t। ठीक है, तो ये y जो है वो मुझे क्या बता रहा है, यू कैन से ये जो y है ये मुझे एम्पलीट्यूड बता रहा है वेव का, है ना, एट डिफरेंट पोजिशन x एंड डिफरेंट टाइम पर क्या होगा। तो अगर इस वेव फंक्शन में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी लोकेशन का x वैल्यू और किसी जनरल टाइम पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ t का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे उस लोकेशन पर वेव का क्या एम्पलीट्यूड होगा वो पता पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेव फंक्शन मुझे बहुत सारी चीजें वेव के बारे में बताता है। अगर मैं आइडेंटिफाई करूंगा कहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो था, और फिर अगली लोकेशन पे आइडेंटिफाई करूंगा कहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो था, और फिर उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करूंगा, तो मुझे उससे उसकी वेवलेंथ के बारे में भी पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ मैथ्स करी जाती है जिससे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि वेव को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग एन इक्वेशन। ठीक है, यूजिंग एन इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं वेव फंक्शन। ये जो वेव फंक्शन है ये वेव की सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करके रखता है, वेव का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, एनर्जी, ये सारी चीजें वेव फंक्शन कैप्चर करके रखता है। ठीक है, इतना बैकग्राउंड समझ में आया कि वेव्स को ऐसे मैथमेटिकली डिस्क्राइब करा जाता है। ठीक है, नहीं नहीं, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ हर्ष। मतलब आई हैव नॉट गिवन यू द एग्जैक्ट वेव फंक्शन, मतलब आई हैव नॉट रिटन द प्रॉपर फंक्शन यहाँ पर। सो डोंट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ कि हाउ इज द फंक्शन, हाउ इज इट रिटन, हाउ इज इट वर्कड, वो डिटेल्स में मैं जा ही नहीं रहा हूँ। वो आपको 12th क्लास में फिजिक्स में जब वेव मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसमें। अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। अभी आई जस्ट वांट टू गेट अक्रॉस दिस आइडिया कि एक वेव को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करा जाता है। ठीक है, जैसे आपने नोटिस किया होगा ना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करा जाता है, एक सर्कल को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करा जाता है, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो एक वेव होता है, ठीक है, एक वेव फॉर्म जो रहता है उसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करा जाता है। ठीक है, एंड जो उसका इक्वेशन होता है उसको वेव फंक्शन कहते हैं। तो वेव फंक्शन वर्ड समझ में आया? मैं बार बार यूज करूंगा ये वर्ड, बहुत ज्यादा यूज करूंगा। वेव फंक्शन, वेव फंक्शन क्या हो गया? mathematical description of that wave. It contains all information required to understand that wave. So यहाँ पर exactly यही हुआ that जब ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट हुआ तो अरविंद श्रोडिंजर, ठीक है, he is the scientist who developed this quantum mechanical model. He developed a mathematical equation. ठीक है, जैसे मैंने आपको ये विजुअलाइजेशन दिखाए ऊपर स्टैंडिंग वेव्स के, 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स के, सो उन वेव फॉर्म्स को मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करा जाएगा उसके लिए अरविंद श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन डेवलप करा। अरविंद श्रोडिंगर ने एक जनरल इक्वेशन डेवलप करा टू डिस्क्राइब ऑल सच 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग और अ स्टेशनरी वेव बाउंड अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, क्या है वो इक्वेशन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ना ही आपको इक्वेशन में अभी जाने की जरूरत है, बट इट वाज
a mathematical equation which is satisfied by any three-dimensional standing or a stationary wave bound in a region. ऐसी इक्वेशन अरविंद श्रोडिंगर ने डेवलप करी। अब नोटिस करना, इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज होती है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ये पैराग्राफ अच्छे से समझना, रीड करना। व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन, ये जो ऊपर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी गई, इसको जब सॉल्व किया जाता है फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसा है, न्यूक्लियस सेंटर पर है एंड इलेक्ट्रॉन वेव उसके अराउंड प्रेजेंट है। तो उसको जब सॉल्व करा गया श्रोडिंगर इक्वेशन को, तो श्रोडिंगर इक्वेशन ने काफी सारे सॉल्यूशंस दिए, लाइक इट गेव मेनी सॉल्यूशंस। ईच सॉल्यूशन, ठीक है, आपको याद होगा, तो इनफैक्ट ये जो नीचे के 2 बुलेट पॉइंट्स हैं, ये भी मैंने छुपा रखे थे। इसके पहले मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बोला था, ठीक है, आप लोगों को याद होगा, तो मैंने सिर्फ इतना बताया दैट श्रोडिंगर इक्वेशन करके एक इक्वेशन होती है, जिसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट मेनी सच सॉल्यूशंस एंड ईच सॉल्यूशन गिव्स अस व्हाट, गिव्स अस ऑर्बिटल, रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड। याद है, मैंने सीधे आपको यहां से यहां जंप करवा दिया था, और फिर मैंने आपको बोला था कि अच्छा चलो ऑर्बिटल्स के बारे में जानना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, वहां से ऑर्बिटल की जो जर्नी है, मैं उस पर थोड़ा सा आपको और डिटेल्स बताना चाहूंगा, समथिंग विच यू शुड नो एज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग द सिलेबस, क्योंकि अपने आप में काफी इन डेप्थ है, बट ऊपर ऊपर से यहां से यहां तक की जर्नी, कि श्रोडिंगर इक्वेशन से ऑर्बिटल्स की जर्नी, थोड़ी थोड़ी मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि क्या करा जाता है, ठीक है। तो उसमें अभी के लिए आई एम जस्ट एडिंग 2 पॉइंट्स। वो 2 पॉइंट कैसे हैं आप नोटिस करना। तो ये ऑर्बिटल वर्ड मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ कि जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करी जाती है फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम लाइक हाइड्रोजन एटम, we get many solutions. Each of such solution corresponds to an energy level which the electron or electron wave can have. ठीक है, the possible energy levels of the electron around the nucleus and उसके corresponding जो wave function होगा, ठीक है, of the electron associated with that energy level, ठीक है। अब ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन जो है, इसको इस त्रिशूल वाले सिंबल से, इस त्रिशूल वाले सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, इस त्रिशूल वाले सिंबल को हम लोग कहते हैं साई, PSI, ठीक है। इस त्रिशूल वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये त्रिशूल वाला सिंबल का जो इक्वेशन होता है, उसको वेव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। वो वेव फंक्शन कैसा दिखता है वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। आई हैव जस्ट रिटन इज ऐसे F ब्रैकेट में x, y, z, t, मतलब क्योंकि 3 डायमेंशनल है ना, तो x, y, z एज वेल एज टाइम, इन तीनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल इसका सॉल्यूशन आता है, ठीक है। यहां तक का पार्ट लाइक समझ तो नहीं पाओगे, बट आप याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको डेफिनेटली इतना डेप्थ में जा नहीं पाएंगे हम लोग कि हम लोग इस चीज को समझ पाए कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, ठीक है। मैंने आपको यही नहीं बताया कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, फिर उसके आगे मैंने लिख दिया यहाँ पर इज सॉल्व्ड। तो आप बोलोगे कि भाई क्या सॉल्व करा, जब इक्वेशन ही नहीं बताई तो सॉल्व क्या करा। आपको ना तो मैं इक्वेशन बता रहा हूँ, ना मैं उसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करा जाता है, ठीक है। उसके पीछे बहुत हार्डकोर मैथमेटिक्स है। मैं इतना बता रहा हूँ कि जो उसके सोल्यूशंस आते हैं, ठीक है, आपको इतना एक आइडिया है पहले से कि ईच ऑफ दैट सोल्यूशन गिव्स अस एन ऑर्बिटल, ठीक है। बट डायरेक्टली यहाँ से यहाँ की जर्नी में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ। वो थोड़ा सा बैकग्राउंड कैसा है, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा है दैट ये जो सोल्यूशंस आते हैं, ईच सोल्यूशन इज अ वेव फंक्शन, ठीक है, अ वेव फंक्शन एंड उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल।
जैसे आपको मैंने ऊपर जब ये जो वेव्स के बारे में विजुअलाइजेशन करवाया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक रीजन में एक ही 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव पॉसिबल है। क्या ऐसा है कि एक ही वेव पॉसिबल होती है, एक ही टाइप की वेव पॉसिबल होती है इन अ रीजन, in a 3 dimensional region? There are many possibilities, infinite possibilities if you ask me. ठीक है? So each such possibility is mathematically expressed by a wave function. ठीक है? और उस वेव फंक्शन को हम लोग इस सिंबल, इस त्रिशूल सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग साई बोलते हैं। पी साइलेंट होता है, साई, पी एस आई, तो पी साइलेंट रहेगा। ठीक है? और ये जो वेव फंक्शन है, ऑफ कोर्स ये मतलब क्योंकि 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन वेव डिस्क्राइब कर रहा है, तो इट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एज वेल एज जेड एंड ऑफ कोर्स टाइम। ठीक है? अब नोटिस करना, इसमें एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग और यहाँ पे एक डेवलप करना कि इस वेव फंक्शन में अगर मैं, ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू और t की वैल्यू डाल देता हूं और कंप्यूट करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? एनी गेस? ठीक है, न्यूक्लियस इज एट ओरिजिन। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आप सबको आता ही है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आता है। तो न्यूक्लियस ओरिजिन पर है, न्यूक्लियस ओरिजिन पर है। ठीक है, 0,0,0 पर। ठीक है, अब यहां पर नोटिस करना, इफ वी पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, जो भी आपके मन में पॉइंट आए, लोकेशन आए, उस लोकेशन का जो भी x वैल्यू, y वैल्यू, z वैल्यू है, इफ यू पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द वेव फंक्शन, ठीक है, you will get the amplitude of the wave at that point or at that location. So if we put the coordinates of a point in the wave function, we get the amplitude. ठीक है, जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये वाला ऐसे वेव फॉर्म डाल दिया था, y इज इक्वल एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी लिख दिया था। तो अगर आप किसी भी लोकेशन का, ठीक है, मान लो इस लोकेशन का, ठीक है, x का वैल्यू और उस टाइम का वैल्यू आप पुट करोगे, तो आपको इस लोकेशन पर ये जो y वैल्यू है वो मिल जाएगी। वो y वैल्यू क्या है? उस लोकेशन पर वेव का उस टाइम पर क्या एम्पलीट्यूड था, वो पता पड़ जाएगा। ठीक है, वेव फंक्शंस इस तरीके से लिखे जाते हैं, डिस्क्राइब करे जाते हैं। तो यहाँ पर भी जब आप ऐसा करोगे, if we put the coordinates of a point in wave function, we get the amplitude of the wave at that location. ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर मैं एम्पलीट्यूड का क्या करूं, मतलब ऐसा क्या हो गया? लाइक इसके पहले तक जब भी हम लोग वेव्स वगैरह के बारे में बात करते थे, तो यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर वेवलेंथ और देयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अचानक से एम्पलीट्यूड पे इतना फोकस क्यों आ गया? तो ऐसा हुआ कि श्रोडिंगर ने जब ये काम करा, उसके बाद एक और महान साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन ने लाइक सॉल्यूशंस वगैरह निकाले हैं, इसका इंटरप्रिटेशन मैक्स बॉर्न ने प्रोवाइड किया। इसके लिए मैक्स बॉर्न को भी नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, और वो इंटरप्रिटेशन था दैट स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, स्क्वायर क्यों करा? ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता है
वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है ना, मतलब एम्पलीट्यूड तो कैसा है, हम लोग मीन पोजीशन डिफाइन करते हैं, मीन पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, मीन पोजीशन के नीचे नेगेटिव एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। एम्पलीट्यूड तो हमारे हिसाब से हम लोग असाइन करते हैं कि उसको पॉजिटिव बोलना है कि नेगेटिव बोलना है, मीन पोजीशन क्या बोलनी है उसके अराउंड। तो मैक्स बॉर्न ने बोला स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे वो कनेक्ट करा, कैसे वो मैथ्स करी, इसके पीछे की आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो जो वेव था, उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसका इंटरप्रिटेशन मैक्स बॉर्न ने निकाल के दिया कि जितना एम्पलीट्यूड रहेगा, लाइक पॉजिटिव में हो कि नेगेटिव में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने बोला स्क्वायर ऑफ दैट एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद में अब प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन आता है और फिर उससे ऑर्बिटल आता है। तो अब कैसा हुआ, दैट ये न्यूक्लियस है, राइट, ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पे फोकस करो, ओरिजिन पर न्यूक्लियस है और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड रहता है एक स्टैंडिंग वेव का, राइट। जैसे आपने ये वाला एग्जांपल नोटिस करा ना, सबसे सिंपल एग्जांपल जो अपन ने ये ड्रॉ करा था आपके सामने, आप इसमें नोटिस करोगे इस एग्जांपल में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड रहता है कि नहीं। ये जो पॉइंट है इस लोकेशन पर जो एम्पलीट्यूड है वर्सेस इस लोकेशन पर जो एम्पलीट्यूड है, ये अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो वैसे ही ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन के सोल्यूशन आए, ठीक है, तो सोल्यूशन उस वेव फंक्शन को जब हम एनालाइज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड रहता है, एंड स्क्वायर ऑफ दैट एम्पलीट्यूड is directly proportional to the probability of finding the electron। ये मैक्स बॉर्न ने हमें इंटरप्रिटेशन दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस वो रीजन्स के बारे में बात करते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, वी कैलकुलेट दैट प्रोबेबिलिटी, लाइक हम लोग नहीं करते, जिन लोगों को मैथ्स आती है, जिन लोगों को उसके पीछे की इंटीग्रेशन वगैरह सब करनी आती है, वो ये कैलकुलेशन करते हैं और उससे हमें बताते हैं दैट दिस इज द रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड, और उस रीजन को फिर हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ठीक है, ये जो पूरा फंक्शन होता है, ठीक है, साई का जो पूरा लंबा चौड़ा सा एक फंक्शन होता है उसको वेव फंक्शन कहते हैं। बट उस वेव फंक्शन में जब आप किसी लोकेशन का, किसी कोऑर्डिनेट का, किसी पॉइंट का x, y, z डाल देते हो, ठीक है, तो जो आपको वैल्यू मिलती है वो होती है एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव फंक्शन। ठीक है, राइट, ये चीज मैंने एक्चुअली वहां ऊपर लिख दी, ये अभी यहाँ बाजू में लिखी हुई है, वी गेट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एट अ लोकेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट्स कोऑर्डिनेट्स इन द वेव फंक्शन, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ऊपर में मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट समझ में आया। ठीक है, तो अगर अब आपको नोड्स के बारे में कुछ समझना है तो शायद आप एक नोड्स की एक और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समझ पाओगे। आपको नोड्स के बारे में मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, व्हाट आर नोड्स, डू यू रिमेंबर व्हाट आर नोड्स? नोड्स आर लोकेशन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होता था, और अभी मैंने प्रोबेबिलिटी को एम्पलीट्यूड से रिलेट कर दिया। तो कैन आई ऑल्सो से that nodes are regions where amplitude of the wave function is zero? है कि नहीं, ऐसा बोल सकता हूं मैं? ठीक है, तो आपके लिए ये एक और इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग रहेगी दैट नोड्स, ठीक है, इनफैक्ट
आपके लिए अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो ये नोड्स का प्रॉपर डेफिनेशन होगा, लाइक दिस विल बी द स्टार्ट ऑफ टेलिंग अबाउट नोड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्टैंडिंग वेव मैंने आपके सामने बना रखी है, ठीक है, ये स्टैंडिंग वेव जब ऑसिलेट करती है तो आपको दिख रहा है देयर आर सम पॉइंट्स जिनका एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो ही रहेगा। कैन यू नोटिस दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये हमेशा इनका एम्पलीट्यूड जीरो ही रहेगा। नोटिस कर पा रहे हो? लाइक इमेजिन दिस वेव ऑसिलेटिंग अप डाउन। तो ये क्या है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं विच आर कॉल्ड एज नोड्स। ठीक है, यहां पर एम्पलीट्यूड जीरो ही रहता है। तो एक्चुअली पहले एम्पलीट्यूड कैलकुलेट होता है और फिर उससे पता पड़ता है, ठीक है, कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो आएगी। ठीक है, मैंने आपको एक्चुअली पहले डायरेक्टली नोड्स के बारे में यही बता दिया कि जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, बट जो एक्चुअल फ्लो होता है, जो एक्चुअल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कैलकुलेशंस होती है, फ्लो होती है, उसमें ऐसा होता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी जाती है, उसके सोल्यूशन सॉल्व करे जाते हैं, ठीक है, उन सोल्यूशंस को फिर एनालाइज करा जाता है, ठीक है, उन वेव फंक्शंस को एनालाइज करा जाता है, एंड देन ऐसे कुछ रीजन्स मिलते हैं जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो होता है, वैसे रीजन्स को नोड्स बोलते हैं। ठीक है, वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। ऐसे भी रीजन मिलते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी हाई होती है, उनको हम ऑर्बिटल बोलते हैं, बट पर्टिकुलर लोकेशंस जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो होता है उनको नोड्स बोलते हैं। यहां तक का पार्ट क्लियर है? अभी इतना समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, गुड। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज समझनी जरूरी है आपको। ये जो ऊपर डिस्कशन मैंने आपके साथ में किया ना, ये मैंने किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको समझ में आता है? व्हाट डज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डू? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज क्या है, क्यों डिस्क्राइब किया गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? एनी आइडिया? हमारे अराउंड जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैथमेटिकली, राइट? एनी लाइक हम लोग थ्री डायमेंशनल स्पेस परसीव कर सकते हैं ना, हमारी कैपेबिलिटी जो है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस को परसीव करने की है, राइट? तो उस थ्री डायमेंशनल स्पेस को समझने के लिए, मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया गया। अब नोटिस करना, शायद आप में से कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता हो, ठीक है, बहुत सौ को नहीं पता होगा, बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नॉट द ओनली कोऑर्डिनेट सिस्टम। Although this is the most popular, this is the most commonly used coordinate system, but it is not the only coordinate system. There are other coordinate systems also which can describe three-dimensional world around you. Let's look at one which is used in this chapter, that is called as polar or spherical coordinate system. ये वर्ड सुना है आप में से किसी ने पहले? पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोई बताना चाहेगा इसके बारे में जिसने सुना है? आशुतोष, कुछ कहना चाहोगे, क्या होता है ये? तुम कुछ कहना चाहोगे अब है? कुछ कह रहे हो विघ्नेश? तुम्हारी आवाज आई बट चली गई। सर उसमें ओरिजिन से डिस्टेंस बता रहता है और एंगल बता रहता है एक तरह से। हाँ, सो बेसिकली सही डायरेक्शंस में जा रहे हो। तो ये एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिससे हम लोग थ्री डायमेंशनल स्पेस डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, कैसे? हम लोग यूज करते हैं आर, थीटा एंड फाई। ठीक है, तीन वेरिएबल्स है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में
एक्स वाई एंड जेड, ये 3 वेरिएबल से हम लोग पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस बता देते हैं। वैसे ही आप नोटिस करना, हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें आर थीटा फाई से हम लोग पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद आर थीटा फाई, मैं एक बार आपको एक्स वाई जेड से कैसे 3 डायमेंशनल स्पेस डिस्क्राइब होता है वो बता देता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये जर्नी आपको आती है, बट स्टिल मैं एक बार आप लोगों को रिकैप करवा देता हूँ। अगर मान लो मुझे किसी पॉइंट को लोकेट करना है इन द 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, ठीक है, अगर किसी पॉइंट को मुझे लोकेट करना है इन द 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, तो मैं आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दे दूंगा, तो आप लोकेट कर लोगे। आप कैसे करोगे? आप बोलोगे कि सर एक्स एक्सिस पर वो जो पॉइंट आपने बताया वैल्यू, वो हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे चलोगे ना आप। मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 3 बताई, तो आप बोलोगे कि सर 3 स्टेप्स लेने, 1 2 3। ठीक है, ये एक्स का वैल्यू मिल गया हमें। ठीक है, फिर मैं आपको बोलूंगा मैं वाई वैल्यू बता दूंगा, तो आप बोलोगे कि सर अब ऐसा करो, वहीं 3 से वाई एक्सिस के पैरेलल चलना शुरू कर दो। ठीक है, जितनी भी y की वैल्यू बताइए, मान लो y की वैल्यू बताइए -2, तो आप बोलोगे अच्छा -2, तो हाँ ठीक है, यहाँ नीचे चल के आ जाओ। ठीक है, ये -2 यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपका पॉइंट हो सकता है। फिर मैं आपको z वैल्यू दूंगा, तो आप बोलोगे कि सर z वैल्यू दोगे तो हम लोग z एक्सिस के अलोंग चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आप वैल्यू बताओगे, आप बोलोगे +5, तो हम लोग यहाँ से +5 तक जाएंगे और फिर आपको बता देंगे कि ठीक है सर, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, दिस वाज द पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 3, -2, 5 होगा। राइट, समझ में आया? आप ऐसे यूज करते थे ना, है कि नहीं? चलो ग्रेट, तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी पॉइंट्स लोकेट करे जाते हैं। अगर मैं आपको आर का, थीटा का और फाई का, ठीक है, एक यूनिक सेट दे दूंगा, तो इससे आपको एक यूनिक पॉइंट मिल जाएगा इन द 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। ठीक है, कैसे वर्क करेगा आप यहाँ पे नोटिस करना, लेट मी टेक यू थ्रू दैट। सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ, आर देता हूँ। ठीक है, आर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, आर क्या हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो मान लो अगर मैं आपको आर का वैल्यू दे दूंगा, ठीक है, मेरा जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आर का वैल्यू दे दूंगा, तो आप कहां पर पहुंच जाओगे? विजुअलाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा दैट योर पॉइंट कैन बी एनीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर ऑफ रेडियस आर, है कि नहीं? All points on the surface of this sphere of radius r are at a distance r from the nucleus, from the origin, है कि नहीं? अगर मैं आपको सिर्फ r दूं, तो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से आप एक स्फीयर की सरफेस पे आ गए कि आपका पॉइंट इस स्फीयर की सरफेस पे कहीं ना कहीं होगा। अब नोटिस करना, मैं आपको देता हूं थीटा। थीटा का क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन नोटिस करो अच्छे से। थीटा इज द एंगल, ठीक है, इसको पोलर एंगल बोलते हैं, इज द एंगल बिटवीन z axis and the line segment OP. What do I mean by line segment OP? What does this mean? This means line connecting origin with the point. ठीक है, लाइन कनेक्टिंग पॉइंट विद ओरिजिन, जिस पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
सोचना, ठीक है, ये z एक्सेस है, राइट, मान लो ये z एक्सेस है और मैंने आपको एंगल दे दिया थीटा, मान लो 30 डिग्री एंगल दे दिया, तो ये 30 डिग्री एंगल पर, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर, ठीक है, ये सब ओरिजिन से कनेक्ट करने पर z एक्सेस से 30 डिग्री एंगल बना रहे होंगे, है कि नहीं? एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द z एक्सेस व्हेन कनेक्टेड टू ओरिजिन, है कि नहीं? ये वाली लाइन पे भी होंगे एक्चुअली, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी ऑल्सो मेकिंग अ 30 डिग्री एंगल, ठीक है, राइट में ही क्यों, लेफ्ट में ही क्यों, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना। सो एक्चुअली में इफ आई आस्क यू टू विजुअलाइज, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा that all points on the surface of this cone are at an angle theta from z axis, है कि नहीं? इस कोन की सरफेस पर, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लो, कि 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 ये वाला पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट on the surface of this cone when connected to origin will make an angle theta with the z axis, हाँ कि ना? ठीक है, पॉजिटिव z एक्सिस से लेना होता है आशुतोष, अगर आप नीचे लोगे ना तो फिर वो एंगल थीटा ऐसे काउंट होता है, पॉजिटिव z एक्सिस से लेना होता है, ठीक है, यहां तक का पार्ट समझ में आया? थीटा क्या होता है? अच्छा, अब अगर मैं बोलूं आपको कि मैं पॉइंट का r और थीटा दोनों आपको दे रहा हूं, ठीक है, इफ आई गिव यू बोथ, if I give you r as well as theta, then what are the points that are going to satisfy both r and theta? तो मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन बना दूं, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा आप विजुअलाइज कर सकते हो? एक स्फीयर का और एक कोन का इंटरसेक्शन क्या होता है? एक सर्कल हो जाएगा, दिख रहा है ये रेड रेड में ड्रॉ करा है मैंने सर्कल, all points on this circle will be at a distance r from the nucleus, from the origin, and will be subtending an angle of theta with the z axis, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? थोड़ा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, देखो, ठीक है, यहां तक का पॉइंट समझ में आया? चलो ग्रेट, अब मैं आपको थोड़ी और डिफिकल्ट जो चीज है उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, फाई के बारे में। फाई, ये जो सिंबल है इसको फाई बोलते हैं, PHI, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वर्क फंक्शन बोलते थे पहले इसको, ठीक है, बट इस सिंबल का मतलब जो नाम होता है वो फाई होता है, PHI। इसको यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहे हैं? दिस इज डिफाइंड एज द एजीमुथ एंगल, ठीक है, बहुत फैंसी सा नाम है बट थोड़ा इजीली समझ लेते हैं क्या होता है। दिस इज द एंगल मेजर्ड from the x-axis to the projection of the line segment OP on the xy plane। समझ में आया किसी को? नहीं समझ में आया, ठीक है, आना भी नहीं था, अब मैं इसको थोड़ा इजी करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये करो, अभी तक हम लोग कहां पर अपना पॉइंट नैरो डाउन कर चुके हैं? द पॉइंट शुड बी ऑन दिस सर्कल, कहीं ना कहीं पर होगा हमारा पॉइंट, ठीक है, आर और थीटा देने पर हमने यहां पर नैरो डाउन कर लिया है कि इस सर्कल पे कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट प्रेजेंट है। अब आप उस सर्कल को ऐसा करो, XY प्लेन पर प्रोजेक्ट करो। डू यू नो हाउ टू प्रोजेक्ट?
मतलब ऐसा करो, यहाँ से टॉर्च जला दो, जेड एक्सिस के ऊपर से एक टॉर्च जला दो, और वो टॉर्च जलाने के बाद में इस सर्कल की जो शैडो बनेगी एक्स वाई प्लेन पर, वो कहां पर बनेगी वो आप विजुअलाइज कर सकते हो? क्या रहेगा वो? व्हाट विल बी दैट प्रोजेक्शन लुकिंग लाइक? एक सर्कल का शैडो कैसा बनता है? अगर ऊपर जेड एक्सिस से ऊपर से उसको मैं प्रोजेक्ट करूं तो वापस से एक सर्कल ही बन जाएगा, ऐसा ब्लू वाला सर्कल बन जाएगा। ग्रेट। ठीक है, अब यहां पर नोटिस करना, अगर मैं आपसे पूछूं इस ब्लू वाले सर्कल पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का एक्स एक्सिस से डिफरेंट डिफरेंट एंगल होगा। अगर मैं इस पॉइंट पर पूछूं, इस पॉइंट का, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना एंगल है? 0 डिग्री। अगर मैं पूछूं इस वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना एंगल है? 90 डिग्री। अगर यहां बीच में कोई एक पॉइंट हो जिसका एंगल मैं आपसे एक्स एक्सिस से पूछूं तो आप बोलोगे 0 से 90 के बीच में होगा, है कि नहीं? Right? So all points on this blue circle have a different angle from the x-axis, and उस एंगल को ही फाई कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये इंग्लिश समझ में आएगी। ठीक है, वापस से ध्यान से नोटिस करना, पढ़ना। ठीक है, अब इंग्लिश समझना। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट ऑफ azimuthal angle? It is the angle measured from the x-axis to the projection of the point on the एक्स वाई प्लेन। तो मान लो मेरा ये पॉइंट था, ये जो ग्रीन से मैंने ड्रॉ करा ये मेरा पॉइंट था, तो उसको जब मैं नीचे प्रोजेक्ट कर दूंगा एक्स वाई प्लेन पर, और वो जो एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से, उसको हम लोग फाई कहेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे आर मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा, तो मैं उससे मेरा यूनिक पॉइंट, यूनिक लोकेशन इन 3 डायमेंशनल वर्ल्ड निकाल सकता हूं। समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है ये कार्टेशियन, सॉरी, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम? ठीक है, याद रखना है आपको, आर क्या होता है, थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है, ये अच्छे से याद रखना है। और इनसे कैसे हम लोग 3 डायमेंशनल वर्ल्ड डिस्क्राइब कर पाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, ग्रेट। अब नोटिस करना, मैं एक और आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज, मैं ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं भी मिले तो भी आपका काम चल जाएगा, बट चलो थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैं एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता देता हूँ। इंटर कन्वर्जन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं, एक दूसरे को में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप नोटिस करना, आपको थोड़ा समझ में आएगा इस डायग्राम के थ्रू। ये मेरा पॉइंट है आर कॉमा थीटा कॉमा फाइव। ठीक है, लाइक ये जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो आर के बराबर है। ठीक है, इसको जब मैं ओरिजिन से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को जब मैं ओरिजिन से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जेड एक्सिस पे थीटा एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है, लाइक सबटेंड कर रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट को जब मैं एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट का यहाँ पे ये नीचे मैंने प्रोजेक्शन ले लिया, इस प्रोजेक्शन को जब मैं ओरिजिन से कनेक्ट कर रहा हूँ और एक्स एक्सिस से एंगल मेजर कर रहा हूँ, तो वो फाई आ रहा है। ठीक है, तो ये आर थीटा फाई इस तरीके से इस पॉइंट का आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब आप नोटिस करना, ये तो आपको वेक्टर्स से आता है, राइट? ये तो आपने वेक्टर्स चैप्टर में पढ़ लिया होगा ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी आती है कि नहीं आती है? आप ये वाला रिलेशनशिप समझ सकते हो? इफ यू लाइक फोकस ऑन दिस राइट ट्राइंगल, ठीक है, इफ यू फोकस ऑन दिस राइट ट्राइंगल, राइट, कैन यू सी ये थीटा है, ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये जो z कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, वो आपको समझ में आ रहा है? इट विल बी z cos थीटा, राइट? ग्रेट। अच्छा, और ये अगर मैं आपसे पूछूंगा, ये वाला जो लाइन है, ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ करा, ये r sin थीटा लिख सकता हूं मैं, राइट? अगर मैं ये r sin थीटा लिख सकता हूं, तो इस रेक्टेंगल की ये जो ऑपोजिट साइड है, इसको भी मैं r sin थीटा बोल सकता हूं। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना? ये समझ में आया सबको, ये r sin थीटा क्यों है? किसी को डाउट है यहाँ पर, ये r sin थीटा कैसे लिखा मैंने? चलो ग्रेट। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये राइट ट्रायंगल पे अगर मैं फोकस करूं, तो आप ये x कोऑर्डिनेट बता सकते हो मुझे कितना होगा? अगर ये हाइपोटेनियस है और ये फाई एंगल है, तो कैन यू सी ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये जो x कोऑर्डिनेट होगा, ये r sin थीटा जो मेरा हाइपोटेनियस है उसका cos फाई होगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे दिख रहा है ये रिलेशनशिप, r sin थीटा cos फाई, x इज इक्वल टू r sin थीटा cos फाई, है ना? और अगर मैं आपसे अब y कोऑर्डिनेट पूछूं, लाइक ये y कोऑर्डिनेट अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये y कोऑर्डिनेट आप निकाल दोगे? ठीक है, ये इसके बराबर होगा, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, ये r sin थीटा sin फाई हो जाएगा, है कि नहीं? ये बेस था वो r sin थीटा cos फाई था जो x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना, ये वाला इतना लेंथ, ये रेक्टेंगल का ये वाला और ये वाला साइड सेम ही हो गया ना। तो ये y का वैल्यू समझ में आ रहा है, r sin थीटा sin फाई कैसे है? ठीक है, तो ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। इतना एक बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए। अच्छा, नाउ अब मैंने ये सब क्यों करा, वाई आई डिड ऑल दिस महाभारत, वाई डिड आई स्पेंड ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, ठीक है, ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया मुझे ये बताने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है इसीलिए ताकि आप ये पैराग्राफ समझो। ये पैराग्राफ रीड करना कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन जब लिखी जाती है और सॉल्व करी जाती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, देन जो वेव फंक्शन आता है, ठीक है, देन द वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से, ठीक है, टी मैंने निकाल दिया इसमें से, टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है ये डिफिकल्ट टू एनालाइज होता है, ठीक है, थोड़ा तकलीफ देता है इसका एनालिसिस। क्यों तकलीफ देता है? क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आता है, ठीक है, बट अगर हम लोग इंस्टेड ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं, आर थीटा फाई के टर्म्स में लिखते हैं, तो एनालिसिस इजी हो जाता है। एनालिसिस क्यों इजी हो जाता है? बिकॉज ये जो वेव फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है इनटू इट्स टू पार्ट्स, एक रेडियल पार्ट जो कि सिर्फ आर पे डिपेंड करता है,
और एक एंगुलर पार्ट जो कि सिर्फ थीटा और फाई इन एंगल्स पे डिपेंड करता है। ये इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हम इस वेव फंक्शन को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस ब्रेकिंग अप इनटू सेपरेट पार्ट्स? तो आप समझना, मान लो आपके सामने कोई फंक्शन है, ठीक है, आपके सामने फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और वो फंक्शन है एक्स टाइम्स वाई स्क्वायर टाइम्स लॉग जेड, ऐसा फंक्शन है मान लो। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये एक अच्छा फंक्शन है, बिकॉज इस फंक्शन में आप नोटिस कर सकते हो एक्स का पार्ट अलग से निकाल सकते हो, y का पार्ट अलग से निकाल के लिख सकते हो, ठीक है, और z का पार्ट भी आप अलग से निकाल के लिख सकते हो। ठीक है, आपस में एकदम मिले हुए नहीं है। बट अगर यही चीज, यही फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता, मान लो कुछ इस तरीके से लिखा होता, मान लो ये ऐसे लिखा होता x की पावर y इंटू ई की पावर माइनस z x एंड log x अपॉन y, ऐसा कुछ लिखा होता, ठीक है, log x z अपॉन y, ऐसे कुछ लिखा होता, तो डू यू थिंक आप इसमें अलग अलग से x वाला पार्ट और y वाला पार्ट और z वाला पार्ट निकाल पाते हैं? कर सकते हो क्या इसमें x का पार्ट अलग, y का पार्ट अलग, z का पार्ट अलग? नहीं कर पाओगे ना। तो एक्चुअली में ये एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो गया, ये डिफिकल्ट टू एनालाइज हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेव फंक्शन लिखा जाता है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड सा आता है। मैं तो दिखाऊंगा भी नहीं आपको कि कैसा लिखने में आता है, ठीक है, जरूरत नहीं है उसको देखने की, बट मान के चलो कॉम्प्लिकेटेड सा आता है। बट जब उसको हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने रेडियल पार्ट में और एंगुलर पार्ट में अलग अलग हो जाता है। लाइक एक पार्ट आएगा जिसमें सिर्फ आर का ही टर्म रहेगा, ठीक है, और एक पार्ट आएगा जिसमें सिर्फ थीटा और फाई के टर्म्स रहेंगे। तो जो आर वाला टर्म का रहेगा उसको हम लोग रेडियल वेव फंक्शन कहते हैं, ठीक है, और जो एंगल्स इंक्लूड करता है, थीटा और फाई इंक्लूड करता है, उसको हम लोग एंगुलर वेव फंक्शन कहेंगे, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज द टोटल वेव फंक्शन। यहां तक का पार्ट समझ में आया? ये क्लियर है? गुड। अब मैं चाहूंगा आपको, ठीक है, यहां पर नोटिस करना, नाउ आई वुड वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जो ये वेव फंक्शन होता है वो एक्चुअली कैसा दिखता है इन रेडियल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्चुअली ये वेव फंक्शन दिखता क्या है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एटम के लिए लिख रहे हैं हम लोग ये, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एज यू नो देयर आर मेनी ऑर्बिटल्स, है ना, हर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन रहता है, ठीक है, ईच ऑर्बिटल करस्पॉन्ड्स टू अ वेव फंक्शन एंड एन एनर्जी लेवल। तो वो वेव फंक्शन कैसे रहेंगे वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन देखो कैसा दिखता है, ठीक है, पहले कॉलम में रेडियल पार्ट है, दूसरे कॉलम में एंगुलर पार्ट है। फिर ये 2s का देखो, ये 2s का ऐसा दिखता है, ठीक है, इसके अंदर जो सिग्मा है ना, जो सिग्मा है दैट इज 2zr अपॉन एन ए नॉट, ठीक है, ये सिग्मा जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है वो एक्चुअली 2zr अपॉन एन ए नॉट रहता है, ठीक है। r जो है वो तो आपको पता ही है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। z जो है वो क्या होता है, z एटॉमिक नंबर होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, ठीक है। ए नॉट इज अ कांस्टेंट, ए नॉट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, तो 2s है तो n का वैल्यू 2 लिखना रहेगा यहाँ पर। ये 2px 2py 2pz के वेव फंक्शन देख लो, ऐसे होते हैं, ठीक है।
और कौन से ऑर्बिटल के देखेंगे? 3s का देख लो, 3p का देख लो, 3px, 3py, 3pz का रेडियल, इनका रेडियल पार्ट तो सेम ही होता है, एंगुलर पार्ट अलग अलग होता है। ठीक है, थ्री डी के देख लो, ये 3D के रहे, 3D के पांचों ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन, इनका रेडियल पार्ट अगेन सेम रहेगा, ठीक है, एंगुलर पार्ट अलग अलग रहेगा। ठीक है, राइट, याद हो गए सारे के सारे? याद करना चाहोगे? कौन है जो ये सारे के सारे याद कर सकता है? लाइक है कोई हमारे बीच में ऐसे महान रटंत विद्वान जिसने स्कूल के 10-12 साल सिर्फ रटना ही रटना करा है? कोई तो होगा यार, या कोई तो होगी, ज्यादा चांस है होगी का। आई एम बीइंग अ लिटिल सेक्सिस्ट राइट नाउ, बट जनरली आई हैव सीन लड़कियों की रटने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है लड़कों से। तो है कोई हमारे बीच में ऐसी विदुषी जो ये सारे के सारे वेव फंक्शंस रटना चाहे, रट सके? तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि आपको ये रट्टा नहीं मानना है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू राइट द वेव फंक्शंस ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये लो 7f का वेव फंक्शन लिख के दिखाओ, या 5px ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन लिख के बता दो, ये आपसे नहीं एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे, इफ यू पे क्लोज अटेंशन, तो आपको समझ में आएगा दैट इन सब में एक पैटर्न है। ठीक है, आप नोटिस करोगे, इतना इजीली तो आपको नोटिस नहीं होगा, बट जब आप गौर से इनको देखोगे ना, तो इनमें एक पैटर्न छुपा है। तो आपको वेव फंक्शन मिल जाएगा, तो आप उससे ऑर्बिटल जरूर बता सकते हो। ठीक है, उस वेव फंक्शन को रीड करना, उससे पैटर्न समझना, उससे ऑर्बिटल निकालना, ये आप जरूर कर सकते हो। एक्चुअली जो वेव फंक्शन है ना, उसमें क्वांटम नंबर छुपे हुए रहते हैं, तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि क्वांटम नंबर कैसे निकालने हैं फ्रॉम दीज ऑर्बिटल्स, फ्रॉम दीज वेव फंक्शंस, और उससे आप कैसे ऑर्बिटल के बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो शुरू करें ये काम। शैल वी स्टार्ट दिस, वेव फंक्शन से ऑर्बिटल निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है, कैसा रहेगा आप नोटिस करना। सबसे पहला आपके सामने रहेगा, अगर मैं किसी वेव फंक्शन का आपको रेडियल वेव फंक्शन दे दूं, ठीक है, किसी ऑर्बिटल का रेडियल वाला पार्ट दे दूं, ठीक है, एंगुलर वाला पार्ट भी नहीं दूं, सिर्फ रेडियल वाला पार्ट ही दे दूं, तो आप उस ऑर्बिटल का एन वैल्यू, लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर निकाल सकते हो। कैसे? आप नोटिस करो, आप किसी भी रेडियल वेव फंक्शन को नोटिस करोगे, तो वो रेडियल वेव फंक्शन के 3 पार्ट्स रहेंगे। उसमें एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, एक पॉलिनोमियल रहेगा आर में, ठीक है, आर में या फिर सिग्मा में, वो एक ही बात होगी, क्योंकि सिग्मा में ऐसे ऊपर लिखा हुआ है, वो आर का ही हो गया पॉलिनोमियल, और फिर एक एक्सपोनेंशियल टर्म होगा। ठीक है, 3 पार्ट्स रहेंगे, आप नोटिस करना। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये कांस्टेंट पार्ट हो गया, ये पॉलिनोमियल पार्ट हो गया, और ये एक्सपोनेंशियल पार्ट हो गया।
ठीक है, कोई सा भी आप वेव फंक्शन नोटिस करोगे, ये 3p का नोटिस कर लो, ठीक है, ये कांस्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है, ये पॉलिनोमियल वाला पार्ट हो गया यहां से यहां तक का, ठीक है, और फिर ये एक्सपोनेंशियल पार्ट हो गया, ठीक है, दिख रहा है, नोटिस हो रहा है, ये कांस्टेंट पार्ट, फिर ये पॉलिनोमियल पार्ट, और फिर ये एक्सपोनेंशियल पार्ट, ठीक है, सब में ऐसा रहेगा, ठीक है, तो हमारा फोकस रहेगा पॉलिनोमियल पार्ट के ऊपर, ठीक है, जो पॉलिनोमियल पार्ट है ये आपको n और l वैल्यू दे देगा, ये आपको बता देगा n और l वैल्यूज कैसे, आप इस पॉलिनोमियल पार्ट के ऊपर फोकस करना, ठीक है, इस पॉलिनोमियल पार्ट के ऊपर दो चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, पहले तो इजी चीज नोटिस करना जो कि रहेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वर्ड समझ में आता है आपको, राइट, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू n-1, तो यहां से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, फिर किसी पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने आते हैं आपको, क्वाड्रेटिक के तो आते ही होंगे, क्यूबिक के शायद आप निकाल लो अगर कोई इजी सी क्यूबिक हुई तो, ठीक है, या आपको इतना तो पता है ना कि कोई जो पॉलिनोमियल होता है, मान लो कोई 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके कितने रूट होते हैं, 4 डिग्री पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं, 4, वेरी गुड, तो आपको इतना पता है कि किसी भी nth डिग्री पॉलिनोमियल के n रूट्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम n रूट्स होते हैं, राइट, तो यहां पर आपको जो नोटिस करना रहेगा, आपको रूट्स के अलावा नोटिस करना रहेगा नॉन जीरो रूट्स, ठीक है, जीरो वाले रूट्स नहीं काउंट होंगे, जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक है आपके सामने, x², ठीक है, -3x + 2 = 0, राइट, या इतना ही लिखा है बस, इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे, 2 रूट होंगे, क्या उनमें से कोई सा भी रूट 0 है, तो if I ask you how many non-zero roots does this polynomial have, तो your answer will be what, your answer will be 2. What about this quadratic, how many roots does this quadratic have, अच्छा, I change my question, how many non-zero roots does this quadratic have, राइट, 1 रहेगा ना आंसर, क्योंकि एक रूट तो 0 हो जाएगा और एक रूट 3 रहेगा, तो नॉन जीरो एक ही रूट रहेगा आपका, राइट, तो आपको उस पॉलिनोमियल के नॉन जीरो रूट्स निकालने हैं, वो नॉन जीरो रूट्स जो रहेंगे वो आपके नंबर ऑफ रेडियल नोड्स के बराबर आते हैं, n-l-1 के बराबर रहेंगे, तो यहां से आपको दूसरा डेटा भी मिल जाएगा, ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इससे आप n और l निकाल लोगे उस ऑर्बिटल का, ठीक है, ठीक है, तो आप इसको अप्लाई करना शुरू करोगे, चलो स्टार्ट करते हैं, मुझे बता दो ये कौन से ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है,
इस पॉलिनोमियल को एनालाइज करो और मुझे बताओ इसका n और l वैल्यू क्या होगा। करेक्ट, दिस विल बी अ 3s ऑर्बिटल। देखो ना, समझ में आया? किसी को डाउट है अभी इसमें? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो, इसके बारे में बता दो मुझे। सो यहाँ पर नहीं, 4s नहीं होगा। देखो ना, ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 3 थोड़ा ना, इसका डिग्री 4 है। ठीक है, इट्स अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल। और इसके नॉन जीरो रूट्स, लाइक ये जो आपको शायद क्यूबिक सॉल्व करना नहीं आएगा, ठीक है, यू वुड नॉट नो हाउ टू सॉल्व अ क्यूबिक, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर अगर
लाइक क्यूबिक बन गया तो उसके जीरो रूट या फिर कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, हमेशा रियल रूट ही आएंगे, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पर इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल के 4 रूट रहेंगे, एक तो जीरो रहेगा और 3 नॉन जीरो रहेंगे। तो आपके सामने दो इक्वेशंस बन गई, n-1 इक्वल टू 4 एंड n-l-1 इक्वल टू 3। इनको आप जब कैलकुलेट करोगे तो n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 1, तो ये आपका एक 5p ऑर्बिटल होगा। समझ में आया? एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो। इसके लिए बता दो मुझे, व्हाट विल बी द n एंड द l वैल्यू? नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को मैथ्स नहीं आती है क्या? 4D 4P कैसे बता रहे हो भाई? 4S होगा ना? 3 नॉन जीरो रूट्स दिख रहे हैं और 3 डिग्री पॉलिनोमियल दिख रहा है। क्या कर रहे हो? 4S विल बी द करेक्ट आंसर, नो? अभय, प्रणित, मृन्मय, मृन्मय विद एन ई, मृन्मय विद एन आई, और सुशांत, कहाँ गड़बड़ करी? नॉन जीरो रूट्स नहीं समझा? रूट समझ में आता है? और नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? रूट जो कि जीरो वैल्यू नहीं हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं रूट्स क्या है इसके, इस क्यूबिक के? एक 1 है और एक 2 है और एक 6 है। सिग्मा इक्वल टू 1, सिग्मा इक्वल टू 2, इनमें से कोई सा भी जीरो दिख रहा है क्या? तो कितने नॉन जीरो रूट्स हो गए क्यूबिक के? 3 हो गए ना?
है कि नहीं राजा? ठीक है, अच्छे से समझ लो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट समझाने वाला हूं मैं, उसमें नेक्स्ट में थोड़ा सा और दिमाग लगेगा। राइट, यहाँ पे आप नोटिस करो, given psi r, we can also find number of nodes as well as their location। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स तो खैर आपको निकालना ही गया नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट से, बट जो रूट्स होंगे, कहाँ कहाँ पर वो रूट्स आ रहे हैं, वो हमें नोड्स की लोकेशन भी दे देंगे। जैसे आप ये वाला एग्जांपल नोटिस करोगे, ठीक है, लेट मी एक्चुअली रब द क्वेश्चन फॉर यू, सॉरी रब द आंसर, एक मिनट दो मुझे, मैं आंसर इसमें से हटाता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे मुझे? सो इसमें राइट विघ्नेश, राइट सुशांत, ठीक है, बाकी लोग जिन जिन को आंसर नहीं आ रहा है या तकलीफ हो रही है, यहाँ पे नोटिस करना बाय लुकिंग एट दिस वेव फंक्शन। ठीक है, अगर मैं आपको 3s ऑर्बिटल वर्ड बता दूंगा तो आपको पता पड़ जाएगा कितने रेडियल नोड्स होंगे, हाउ मेनी रेडियल नोड्स विल बी देयर इन 3s ऑर्बिटल। दो रेडियल नोड्स होते हैं, आपको पता है, ये तो ऑलरेडी आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है, n माइनस एल माइनस वन। अच्छा, अभी जो मैंने ऊपर आपको एनालिसिस कराया, ठीक है, मान लो मैं ये वर्ड्स 3s छुपा देता और बोलता आपको कि वेव फंक्शन के बेसिस पे बताओ कितने रेडियल नोड होंगे, तो भी आप मुझे बता देते? कैसे बताते? हाउ वुड यू टेल मी हाउ मेनी रेडियल नोड्स दिस वेव फंक्शन हैज? आप ये पॉलिनोमियल पार्ट नोटिस करते और इसके रूट्स निकालते। ठीक है, इसके रूट्स निकालो, क्या क्या आ रहे हैं, इसके रूट्स निकाले किसी ने? सिग्मा इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 आ रहे हैं, राइट? तो क्या कोई जीरो रूट है क्या इसका, या दोनों नॉन जीरो है? दोनों नॉन जीरो है।
तो आप बोलोगे कि इसमें 2 रेडियल नोड्स होंगे सर, बट इस क्वेश्चन में मैं आपसे अब पूछ रहा हूं कि मुझे लोकेशन ऑफ नोड्स बताओ कि नोड्स कहां पर होंगे। तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट कि ये जो रूट्स हैं ये ऐसी वैल्यू ऑफ सिग्मा है जहां पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। अगर मैं ये सिग्मा 3 + √3 इसमें डाल दूं तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो मतलब ये वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा, लाइक एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, राइट। और जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो होगा वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होगा। जैसा हमने अभी थोड़े टाइम पहले सीखा कि मैक्स बॉन्ड ने हमें बताया था एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये जो रूट्स हैं ये हमें लोकेशन ऑफ रेडियल नोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, कि सिग्मा इक्वल टू 3 ± √3 इज दैट लोकेशन जहां पर नोड प्रेजेंट होगा। सिग्मा क्या था, सिग्मा वाज 2ZR/n A0। तो यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन में 2ZR/3 A0। तो इससे अब आप R निकालोगे तो आपको R का वैल्यू मिलेगा। ये क्या R के वैल्यूज हैं, ये R के वो वैल्यूज हैं जहां पर नोड प्रेजेंट है इन द 3s ऑर्बिटल, एक ये R1 एक ये R2। समझ में आया। नहीं नहीं, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है कोई से भी। चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल दो फिर, अगर समझ में आ गया तो फटाफट बताओ क्या आंसर रहेगा। राइट आशुतोष, राइट आदित्य, राइट अभय, राइट विघ्नेश।
C option is the correct answer. करेक्ट. कैसे निकालेंगे अब हम उसको? आपने तीनों रूट्स देख लिए. सिग्मा इक्वल टू 1, सिग्मा इक्वल टू 2, सिग्मा इक्वल टू 6. दैट मीन्स R इज इक्वल टू, दीज आर द लोकेशन जहां पर नोड्स होंगे. क्लियर है ये? किसी को डाउट है इसमें? ऑल राइट. तो ये रेडियल वेव फंक्शन वाला डिस्कशन हो गया. ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, कैसा होता है, ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया है. ठीक है, और कैसे रेडियल वेव फंक्शन से n एंड l वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल निकाला जाता है, एज वेल एज कैसे रेडियल नोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी जाती है, दैट रेडियल नोड कितने होंगे और कहाँ होंगे. इतना पार्ट आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब नोटिस करना एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में. एंगुलर वेव फंक्शन आपको L एंड ml वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है. ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. हाउएवर जो एंगुलर वेव फंक्शन है उसको या उसका एनालिसिस इज क्वाइट ट्रिकी. तो हम जितना अच्छे सिंपल तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से रेडियल वेव फंक्शन के बारे में सीखे थे, उतना हम लोग एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में नहीं कर पाएंगे. तो एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में मैं आपको जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने रहेंगे. ठीक है, पहला यहाँ पे नोटिस करना, द फर्स्ट विल बी if the एंगुलर वेव फंक्शन यू लुक एट एंड उसमें आपको मिलता है कि कोई थीटा नहीं है, कोई फाई नहीं है. ठीक है, देयर इज नो थीटा नो फाई, देन वो श्योरली एस ऑर्बिटल का ही वेव फंक्शन रहेगा. ठीक है, इट विल बी वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल ओनली. ठीक है, जैसे आप नोटिस करोगे ऊपर यहाँ पे आप देखोगे ये जो एस ऑर्बिटल के वेव फंक्शन क्या है, वो सिर्फ कॉन्स्टेंट्स है, उनमें ना थीटा है ना फाई है. और ऐसा क्यों है आई थिंक वो भी आप समझ सकते हो क्यों. क्योंकि एस ऑर्बिटल के जो लाइक शेप्स होते हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, वो डिपेंड ही नहीं करते हैं. राइट, दे डोंट डिपेंड अपॉन एनी एंगल. ठीक है,
तो एक ये पार्ट नोटिस करोगे आप। दूसरा आप नोटिस करोगे, ठीक है, अच्छा चलो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपसे करा लेता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई रब द दिस थिंग। हाँ, चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन को आंसर करने का। करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन किस सेंस में है दैट इसमें आपको एक्चुअली प्रोबेबिलिटी निकालने के बारे में बोला है, ठीक है। एंड आप बोलोगे कि सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, लाइक वी डोंट नो, इस क्वेश्चन में तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल दिया है, राइट। तो दैट इज वेयर द ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन इज, ठीक है। दैट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला गया है बट आपको निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें आप नोटिस करोगे कि जो दो पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है या पूछी गई है, वो दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे लाया करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड सिंस इट इज एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। इट हैज नो अदर डिपेंडेंस, नो एंगल डिपेंडेंस, राइट। तो अगर गिवन पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी वाज पी, तो जो आस्क्ड पॉइंट है वो भी अगर सेम ही डिस्टेंस पर है तो उस पर भी प्रोबेबिलिटी पी ही रहेगी, ठीक है। ये सेम वॉल्यूम वाला जो पार्ट है वो मैं आपको थोड़े टाइम में समझा दूंगा। वॉल्यूम वाला पार्ट में भी आपके अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आई विल डिस्कस दैट वॉल्यूम वाला पार्ट इन सम टाइम। अच्छा, यहां तक का समझ में आया क्वेश्चन? इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, बस ये एक और स्टेटमेंट नोटिस कर लो दैट एंगुलर वेव फंक्शन में, अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, इन एंगुलर वेव फंक्शन
इफ थीटा इज प्रेजेंट, ठीक है, और फाई नहीं है, ठीक है, सिर्फ थीटा प्रेजेंट है लेकिन फाई नहीं है, तो फिर वो पी जेड या फिर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का एंगुलर वेव फंक्शन होगा। ठीक है, आप नोटिस करोगे यहाँ ऊपर, ठीक है, नोटिस करना ये पी ऑर्बिटल्स के एंगुलर वेव फंक्शन नोटिस करना। पी एक्स पी वाई में थीटा और फाई दोनों का टर्म है, पी जेड में लेकिन सिर्फ थीटा का ही है। ठीक है, डी में आप नोटिस करोगे, डी में भी कैसा है, ठीक है, डी में थीटा और फाई का टर्म है। मतलब एज इन डी जेड स्क्वायर में सिर्फ थीटा है, फाइव नहीं है, बाकी सब में थीटा और फाइव दोनों का टर्म है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एक और नोटिस करने वाला पॉइंट था। ठीक है, बेस्ड ऑन दीज एक और क्वेश्चन का आंसर कर दो। ठीक है, लेट मी जस्ट आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। ऑलराइट, आया सबका? सी ऑप्शन हो जाएगा ना, लाइक एज यू कैन सी यहाँ पे क्लियरली एंगुलर वेव फंक्शन में देयर इज नो थीटा नो फाई, तो इट इज एस ऑर्बिटल एंड टू रेडियल नोड्स n minus l minus 1, n का वैल्यू 3 है, राइट, सो इट्स अ 3s ऑर्बिटल ओनली। ठीक है,
समझ में आ रहा है यहाँ तक का कैसे करना था? चलो, ऑल राइट। तो आज के लिए यहाँ तक का इतना पार्ट काफी है, ठीक है। अभी मैं डाउट्स ले लेता हूँ आप लोगों को, अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो वो डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम द होमवर्क एटसेट्रा दैट आई हैव गिवन यू। फटाफट बता दो इफ यू हैव एनी डाउट्स, वो डिस्कस करके क्लोज कर लेते हैं। बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, हाँ हाँ, एक मिनट रुको, अब है क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? ठीक है, आज के लिए मैंने जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा लिया है, अभी आप डाउट्स बता दो मुझे। हाँ, बोलो आदित्य। 84th ऑफ एफबीओ, एफबीओ का 84 84 84। तो इसमें आप ये नोटिस करो ना, मतलब इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ रेडियल एंगुलर नोड्स बोला जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है? n-l-1, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दैट नोड्स एट इंफिनिटी आर नॉट नेग्लेक्टेड, ठीक है, तो उसको इंक्लूड कर दो। सो +1 कर दो यहाँ पर, ठीक है, काउंटिंग इंफिनिटी एज अ नोड, तो इम्प्लाइज आपका आंसर n-1 हो जाएगा। तो 5f ऑर्बिटल के लिए 5 - 1, 4 नोड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं, मतलब इट अप्रोचेस जीरो ना, तो इवेंचुअली, हाँ मतलब आप देखो तो कंट्रोवर्शियल है अपने आप में, थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ना ही बने तो सबकी भलाई है, ठीक है। बट ऐसा लिख दिया है तो अब क्या करो, बिकॉज दैट इज काइंड ऑफ स्टूपिड, बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्टली जीरो, इट अप्रोचेस जीरो। और बताओ। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। चलो फिर आज के लिए डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बचा हुआ पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।